नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य की अगर बात करें तो आज एक महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज से ऑटम सेशन की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला दिन था। ऑब्जरी रेफरेंस के नाम ये पहला दिन रहा है। ऐसे में इस ऑब्जरी रेफरेंस और पहले दिन को लेकर कुछ राजनीति भी खेलने का प्रयास किया जा रहा है और खासकर जो मरहूम डिपार्टेड सोल्स हैं उनको लेकर कुछ कटाक्ष भी किए गए हैं, जिसको लेकर सियासत जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बढ़ती जा रही है। कल 24 अक्टूबर की अगर बात करें, राज्यसभा के इलेक्शन है और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अंडरटोन ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग में लगी हुई है और कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। किस ओर ये बढ़ता नजर आ रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार और जो जम्मू कश्मीर के मामलों के माहिरीन सीनियर जर्नलिस्ट श्री सुहेल काजमी साहब। सर, स्वागत है। थैंक यू विवेक सर। काजमी साहब, सबसे पहले आज जो सेशन की शुरुआत हुई है, ऑप्शनल रेफरेंस था लेकिन उसमें कुछ जो राजनीति खेली जा रही है, किस नज़रिए से देखती हैं? बड़ा अनफॉर्चुनेट है विवेक सूरी साहब, क्योंकि आप भी बहुत सीनियर हैं और आपका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मैं जानता हूँ 96 ऑनवर्ड जब आप असेंबलीज को कवर किया करते थे, हम भी आपके साथ हुआ करते थे, तो असेंबलीज बहुत खूबसूरती से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करते थे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूंसी सेंट्रिक बातें होती थी, स्टेट सेंट्रिक होती थी, अब यूनियन कॉन्स्टिट्यूंसी सेंट्रिक होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पिछले एक साल से जितने भी सेशन लगे हैं वो कोई फ्रूटफुल तो रहे नहीं। मैं समझता हूँ 0% पे भी वो नहीं चले। लेकिन ये सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि कुछ दिन पहले ही दरबार मूव का जो एक ऑर्डर उमर लेट सरकार की तरफ से आया और उससे काफ़ी राहत जम्मू के लोगों को और कश्मीर के लोगों को एक खुशी का एक जो पर्व था उस तरह उनको लोगों ने मनाना शुरू किया। तो मैं समझता हूँ कि ये असेंबली सेशन जो है ये फ्रूटफुल तरीके से 100% तो नहीं चलेगा, लेकिन 50-50% जो है पीपल सेंट्रिक अप्रोच से चलना चाहिए। लेकिन जो हम देख रहे हैं कुछ पिछले एक साल से कि पॉलिटिक्स का सतर जो है वो बहुत नीचे आ रहा है। पर्सनल करेक्टर असैसिनेशंस, कुछ ऐसी चीज़ें जिनका कोई रेलिवेंस नहीं होता असेंबली के साथ, या शोभा नहीं देता है अपोजिशन को भी और रूलिंग एलीट को भी कि वो उन चर्चाओं पे बात करे जिनका कोई बेस नहीं होता या ग्राउंड पे वो चीज़ें फिजिबल नहीं होती। और ये सब जो MLAs हैं ये रोल मॉडल्स हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के। लोगों ने, किसी ने 50,000 वोट से पोल करके इनको जिताया है, कोई 1.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है, कोई लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी। तो सभ्य तरीके से असेंबली चले, जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर है, MLAs के लिए बेहतर है और सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए बेहतर है। हम होप करते हैं कि कल तो छुट्टी, अब मंडे को जब ये सेशन लगेगा दोबारा तो अच्छे ढंग से ये चले। कल राज्यसभा के इलेक्शन है और उसके बाद 2 दिन छुट्टी रहेगी, लेकिन सबके बीच आज सत्यपाल मलिक और जो डिपार्टेड सोल थे कुछ उन पर भी कटाक्ष किए गए हैं मेंबर्स की तरफ से। किस नज़रिए से क्या इसको अवॉइड किया जा सकता था, पॉलिटिकल ओवरटोन जो नजर आई? बिल्कुल सर, अवॉइड किया जा सकता है और मरों पे सियासत करना जो है वो तो अपने आप में ये गुनाह है। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मैंने आपसे पहले कहा अपने शुरुआत में ही कि पॉलिटिक्स का जो लेवल है वो घटता जा रहा है। विचार विमर्श की राजनीति जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, जो अच्छा नहीं है, पूरे भारत के लिए अच्छा नहीं है, जम्मू कश्मीर तो खुसूसन, क्योंकि यहाँ तो हम बहुत कन्फ्लिक्ट जोन्स में हम रहे हैं और यहाँ के लोगों की उम्मीदें बहुत हैं, वाबस्तगियाँ बहुत हैं। तो मुझे लगता है कि उन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है और स्पीकर एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस शुड इमीडिएट order certain instructions as far as the proceedings of the assembly session is concerned. काजू साहब, मेराज मलिक को अपने बड़बोलों बयानों के लिए कहीं ना कहीं उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच चाहे हम डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी की बात करें, LOP सुनील शर्मा की अगर बात करें, लोगों का ये तासुर है कि कहीं ना कहीं जो उनकी शब्दावली है वो भी एक डिसेंट शब्दावली नहीं है और दे आर हिटिंग बिलो द बेल्ट, और जो एक मर्यादा है चाहे राजनीति में या फिर आम जीवन में उससे डिग्रेड होती नजर आ रही है। क्या कहेंगे? देखिए, जब भगवान या अल्लाह किसी को पोजीशन देता है तो उस पोजीशन, उस चेयर की जो मान मर्यादा है, जो उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उस इंसान को समझनी चाहिए। अब बदकिस्मती से कुछ लोग नहीं डिजर्व करते हैं वो चेयर्स और वो चेयर्स को ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत से हमने लोग देखे वो जब चेयर्स पे बैठते हैं तो आगे पीछे से सलाह मशवरे से या किसी से आइडिया लेके उस चेयर की डिग्निटी को मेंटेन करते हैं। ये जो आप इंसिडेंट्स बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ ये नाकाबिले बर्दाश्त है और उन लोगों के लिए जो जम्मू कश्मीर की रणनीति, राजनीति और पूरे कल्चर को संभालने का ठेका लोगों ने उनको दिया हुआ है, अगर वही इतनी इनडिग्निफाइड और इतनी इनह्यूमन बातें करेंगे तो मैं समझता हूँ वो अपनी इमेज तो खराब करते करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी का जो खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट पार्टी है, जिनका एक बड़ा रोल रहा है जम्मू कश्मीर में, उनका भी जो पुराना
उनकी जो इमेज है उसको भी डैमेज करने में कहीं ना कहीं वो मजबूर करते हैं, और फिर लोगों का ओपिनियन उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए इंडिविजुअली तो आप आज हैं मिनिस्टर, कल नहीं रहेंगे, लेकिन यह है कि पार्टी को धक्का लगता है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। 16 अक्टूबर 2025, आज से कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहीं शेर कश्मीर भवन में एक साल की अपना रिपोर्ट और मीडिया से इंटरेक्शन करते हैं और जम्मू वासियों को तोहफा एक देते हैं दरबार मूव को लेकर। और यही दरबार मूव था जिसको लेकर एलजी और भाजपा के नेता कहीं ना कहीं स्केप्टिकल थे और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। क्या एक मास्टर स्ट्रोक नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला ने खेली है, खासकर जो ट्रेडर्स कम्युनिटी और जो इंडस्ट्री के लोग हैं जो काफ़ी देर से आशा कर रहे थे कि दरबार मूव की प्रक्रिया शुरू हो, या एक मास्टर स्ट्रोक जम्मू कश्मीर खासकर जम्मू में भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने का प्रयास? मैं समझता हूँ ये डिसीजन जो था इतना छोटा डिसीजन नहीं था, क्योंकि फिर बंद ही ना करते अगर ये डिसीजन छोटा होता तो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जम्मू को बहुत हिट कर गई इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड्स को लेके, इकोनॉमी को लेके। तो मैं समझता हूँ दरबार मूव जो है जम्मू के लोगों के लिए एक रेस्क्यू की मूवमेंट की तरह ये खुला है। और जम्मू के लोग, जब से ट्रेन कटरा गई और कटरा से कश्मीर जो है वो सीधा कश्मीर ही जाएगा, जिसके आंकड़े एलजी साहब बोलते रहते 2 करोड़ टूरिस्ट चला गया, 2.5 करोड़ जा रहा है, फिल्में बन रही हैं। तो जम्मू में जो थोड़े बहुत आते थे वो तो आप जम्मू रुकते नहीं हैं, ना रुगनाथ बाजार जाते हैं, ना छन्नी जाते हैं, ना कहीं जाते हैं, वो सीधा ट्रेन से जाते हैं। तो मैं समझता हूँ जम्मू के लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए अपने चीफ मिनिस्टर का कि जितना भी परस्यू किया, क्योंकि जब वो कैबिनेट में आए थे पहला जो रेजोल्यूशन उन्होंने कोशिश की थी जो गवर्नर साहब को भेजा था, एक तो वक्फ बोर्ड को चेंज करने का था और दूसरा दरबार मूव की कवायद को शुरू करने का। तो चले देर आए दुरुस्त आए, और मरकज़ का भी इसमें रोल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मरकज़ की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सूझबूझ के साथ उमर की बात सुनी है और उमर साहब के इनिशिएटिव से दरबार मूव ऑन हुआ है, तो ये वेलकम स्टेप है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, कल राज्यसभा के चुनाव हैं और इन्हीं राज्यसभा की सीट को लेकर एक मतभेद, एक रिफ्ट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो प्री पोल अलायंस के भागीदारी हैं पिछले बार जब असेंबली इलेक्शंस हुए थे, यहाँ पर एक तनातनी देखने को मिली है, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि उनको रिस्की सीट राज्यसभा की दी गई थी और इसलिए उन्होंने उसको रिफ्यूज़ किया। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग में लगी है। इन सीटों को लेकर क्या कहेंगे? सूरी साहब, आप बड़े क्लोजली जम्मू कश्मीर की सियासत को देखते हो, और ये सियासत जो अब चल रही है ऐसी सियासत पहले हुआ नहीं करती थी। हॉर्स ट्रेडिंग कोई नया वर्ड तो है नहीं, महाराष्ट्र में हुआ, कर्नाटका में हुआ, गुजरात में हुआ, तो जम्मू कश्मीर में भी कोशिश दूसरी पॉलिटिकल पार्टी करेगी जो अपोजिशन में है कि एक नहीं 2 नंबर आ जाए। असूली तौर पे तो 1 नंबर भी नहीं उनका बनता है, लेकिन चलिए 1 नंबर की हम बात करते हैं कि 1 नंबर उनको बनता है, दूसरे के लिए वो ट्राई कर रहे हैं। देखते हैं कि वो कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कामयाब होंगे। जिस तरह का एक डिवीजन जम्मू और कश्मीर के बीच में सियासी तौर पे भी, ज़बानों के एतबार से भी और कल्चर के एतबार से भी भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ है, मुझे नहीं लगता वो सक्सीड होंगे। दूसरी बात आपने कही कांग्रेस की। कांग्रेस देखिए जब इलेक्शन हुई और पीएजीडी उससे पहले बनी, तो एक कंपल्शन में पीएजीडी बनी थी। कोई साजगार माहौल में कभी भी 2 अपोनेंट पार्टीज नहीं जुड़ती हैं। जब साजगार माहौल नहीं रहता है, टेंशन्स प्रिवेल करती हैं, पॉलिटिकल अनसर्टिनिटीज होती है सर, तभी कोई 2 अलायंस बनते हैं। और वो अलायंस जो बना था, कुछ लोग तो चले गए, सजाद लोन तो छोड़ गए, पीएजीडी दूसरे भी चले गए, तीसरे भी चले गए, तो रह गया कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। और जब इलेक्शन हुई लास्ट ईयर, तो आपने देखा होगा कि जो सीटें भी कांग्रेस को मिली हैं, लोग भी समझदार हैं, लोग समझते हैं कि मरकज में किसकी सरकार है, यहाँ जम्मू कश्मीर में किसका पलड़ा भारी है, तो उस तरफ इंक्लाइंड होते हैं। ये शुरू की बात है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ें कांग्रेस को मिली हैं, जितनी भी सीटें, वो श्रेय नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाता है। 3 हैं, 4 हैं, जो भी सीटें मिली, और वो चाहते थे कि हमारे 2 मंत्री जो हैं उस वक्त की जो कबीना है लास्ट ईयर की उमर साहब की, उसमें बने, तो वो बने नहीं, क्योंकि वो कंपोजिशन जो थी बड़ी लो डाउन थी मिनिस्टर्स बनाने की, और उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें थी। अब स्टेटहुड का बिगल जो है वो सिर्फ कांग्रेस ने बजाया हुआ है। यहाँ से दिल्ली चले गए और वो चाहते थे कि हम इसका क्रेडिट अकेले ले जाएं और उसका फ़ायदा लोग हमें दें, तो वो भी चला नहीं। जब आप कोलिशन में हैं और अपने अपने राग, अपने अपने डफली खुद बजाते हैं, तो वो यही दर्शाता है कि हर पार्टी अपने वजूद के लिए जंग लड़ती है, और जहाँ मजबूरियाँ होती हैं वहाँ वो इकट्ठी हो जाती हैं। चाहे वो इंदिरा शेख अकॉर्ड था, चाहे वो राजीव फारूक अकॉर्ड था, वो मजबूरियों में नंबरों की गेम पे कोलिशंस बनती हैं और कहीं कहीं चलती हैं, कहीं कहीं उड़ जाती हैं। लेकिन यह है कि इन द लॉन्गर वे अपनी अपनी पार्टी के लिए सब नेतागण जो है वो काम करते हैं। और अभी जो दौर चल रहा है उसमें एनसी का
कहीं भी कुछ भला हो सकता है तो वो मरकज़ की सरकार के साथ हो सकता है, मोदी जी के साथ हो सकता है। कोई भी चीज़ें निटी-ग्रिटी जम्मू कश्मीर की बुनने में अगर कोई साजगार माहौल निभा सकता है, वो कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन एनसी एंड भारतीय जनता पार्टी के होंगे, तभी जम्मू कश्मीर आगे अच्छी डगर पे चलेगा। और जिस तरह की पीस की इन्वेस्टमेंट मोदी लेड सरकार ने 11 सालों में जम्मू कश्मीर में की है, उसको आगे लेके जाना, उसमें मुझे लगता है उनको उमर अब्दुल्ला की सरकार की ज़रूरत है। अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन आप करते हैं, वो कोई अच्छी बात नहीं होती है। कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन कीजिए, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों को आगे लाइए ताकि जम्मू कश्मीर का भला हो और मरकज़ मजबूर हो जाए उन चीज़ों को रिस्टोर करने में जो जम्मू कश्मीर के लोगों की अहम ज़रूरत है। काज़मी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर के सोशो पॉलिटिकल सामाजिक ताने बाने को, राजनीतिक ताने बाने को, उसकी पल्स को आप बेहतर तरीके से महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस ने कल नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा बुलाई लेजिस्लेटिव पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं किया, कहीं ना कहीं बहाने कि हाईकमांड से हमें परमिशन नहीं मिली। तो क्या लगता है कि सब कुछ ठीक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में नहीं? देखिए, उनके बीच में ठीक हो ना ठीक हो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस वक्त कांग्रेस का कोई इतना इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस नहीं है। इलेक्शन हो चुकी हैं, 1 साल हो गया, 4 साल और हैं सरकार को, आंकड़े उनके पूरे हैं। और इस वक्त निटी-ग्रिटीज जो हैं वो दिल्ली और उमर की अच्छी होनी चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्रॉस्पेरिटी ऑफ जम्मू, कंड्यूसिव एटमोसफेयर को मेंटेन करने में मैं समझता हूँ वो इम्पॉर्टेंट है उमर साहब के लिए और उनकी पार्टी के लिए कि दिल्ली की ब्लेसिंग्स जो हैं हमेशा उनके साथ रहे। और इस वक्त मौजूदा स्थिति में कांग्रेस डजंट प्ले एनी रोल as far as the political scenario of Jammu and Kashmir is concerned. So we should not be bothered. जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जब इलेक्शंस होंगी, कहाँ कहाँ किसने इकट्ठे लड़ना, वो बात की बातें हैं। अभी फिलहाल उस पर चर्चा करना मुझे लगता है फजूल है। एक और अहम चीज़ निकल के सामने आ रही है, क्योंकि कल इलेक्शंस होंगे राज्यसभा के, उसके बाद 2 दिन ऑफ है, उसके बाद प्राइवेट मेंबर बिल्स और रेजोल्यूशंस यहाँ पर सामने आएंगे। पीडीपी की तरफ से वक्फ को लेकर एक इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन लाया जा रहा है, जिसमें कहा क्या जा रहा है कि जो वक्फ के इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोकल लेवल पे जो रिलीजियस क्लरिकल्स हैं या गुरुज हैं उनको हैंड ओवर किए जाएँ बेटर उनकी परफॉर्मेंस के लिए। किस नज़रिए से इसको देखते हैं? बहुत अच्छा बिल है। और मैं तो जब 2022 में बोर्ड बना और हम भी एक मेंबर बने और हमने देखा कि ये जो बोर्ड है बना तो है लेकिन ये बोर्ड विदाउट मेंबर्स है। मैंने आपसे पहले भी 1-2 इंटरव्यूज़ में कहा, मैं किसी की शिकायत नहीं करता हूँ, ना किसी के बारे में बात करता हूँ, लेकिन जो बोर्ड बिना मेंबरों के ही चल रहा है और उसमें इतनी लूट खसूट और इतनी तबाही हो चुकी है, ना रिलीजियस सेंटिमेंट्स का ध्यान रखा गया है, ना जम्मू कश्मीर की जो अपना असासा है उसका ध्यान रखा गया है, तो ऐसे बोर्ड का ना होना ही मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट है। ये चेंज होना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये मुझे लगता है कि ये बिल जो है पास होना चाहिए, क्योंकि ये रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ बोर्ड है और इसमें रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़े हुए या वो लोग जो क्रेडिबल लोग हैं अक्रॉस द सोसाइटी, उनको इनरोल करना चाहिए ताकि जिसकी जो इम्पोर्टेंस है, जिसकी जो डिग्निटी है जिस बोर्ड की, वो कायम दायम रहे। और उसके बाद जब ये बोर्ड नहीं रहता है, 2022 से आज तक जितनी एम्बेजलमेंट्स हुई हैं और जितना भी इसमें खुर्द-पुर्द हुआ है, तबाही हुई है, उसका ज़रूर एक वाइट पेपर जो है वो मैं समझता हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को निकालना चाहिए। और जो भी इन्वॉल्व हैं, मैं समझता हूँ 100 करोड़ को 2-4-500 करोड़ का स्कैम्स होंगे, ज़्यादा होंगे, वो दे शुड बी बुक्ड अंडर लॉ। और एक नया ट्रेंड जो है, नया बोर्ड जब बने, उनको देना चाहिए कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ जो भी इदारे बने हुए हैं उनके साथ इस तरह की खुर्द-फुर्द ना हो पाए। चलते चलते ये जो सेशन चल रहा है, आज शुरुआत हो चुकी है और लास्ट के 4 दिन प्राइवेट मेंबर बिल्स और रेजोल्यूशंस लाएंगे। क्या ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, इस हाउस के ज़रिए उनको एड्रेस किया जाए एक फ्रूटफुल तरीके से ये टाइम हो? सर, जो 30+ बिल्स थे जिसमें से 7 ही शायद उन्होंने पास किए हैं ऑनरेबल स्पीकर ने, जो टेबल होंगे फॉर डिस्कशन फॉर वोटिंग, और मुझे लगता है वो 7 के साथ ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुड़े हुए बिल्स हैं। पीडीपी को बाहर की जमात नहीं है, उन्होंने भी यहाँ रूल किया है, वो भी जानते हैं जम्मू कश्मीर की पल्स का किस तरह से ध्यान रखना है और जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स, इमोशंस का कैसे ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें जो 7 के 7 बिल है सर, वो मुझे लगता है लोगों के डोमेन में जब आएंगे, जब उसका आप डालेंगे तो उसका फ़ायदा ज़रूर उस पार्टी को भी होगा और लोगों को भी होगा। असेंबली सेशंस का मतलब यही होता है कि पीपल सेंट्रिक, कॉन्स्टिट्यूंसी सेंट्रिक, ओवरऑल यूनियन टेरिटरी सेंट्रिक बातों को लाया जाए, जो काम रह गए। और खूबसूरती ये होती है सेशंस की सर कि पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरी पुलिस वहाँ बैठी होती है और जो डिसीजन भी आप लेते हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन इमीडिएट होना शुरू हो जाती है। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिन बेहतरी
असेंबली सेशन की तरह चलें और दोनों पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो अपोजिशन में है, चाहे, क्योंकि लोगों के बीच रहना है, लोगों के साथ काम करना है। आज 4 करोड़ का उनको CDF भी अनाउंस हो चुका है। तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ हमने खोया है, अब पाने के लिए टाइम कम है, काम बहुत है, एस्पायरेशंस बहुत है। तो मुझे लगता है कि आपस में निटी-ग्रिटीज ऐसे बनाते हैं, चाय इकट्ठी पीते रहते हैं बीजेपी और NC वाले कहीं कहीं। तो ये बयानबाजी को छोड़ के लोगों के काम करें, और बयानबाजी भी वो करें जिसका कोई डिग्निटी हो, जिससे कि फायदा हो किसी को, और जिस बयानबाजी की चर्चा हो पॉजिटिव तौर पे, वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करें ताकि वो रहें ना रहें MLA, उनके काम को, उनकी जो डिलीवरेंस को याद किया जाए आने वाले दिनों में। इसकी होप से हम सोचते हैं कि आने वाले दिन जो हैं वो बेहतर असेंबली सेशन चलना चाहिए। काजी साहब, बातों बातों में आपने इशारा कर दिया कि तस्वीर का रुख क्या है और अंडरकरंट क्या चीज़ें चलती हैं। दिखाया कुछ जाता है और पीछे चाय इकट्ठे पी जाती है, लेकिन फिर भी आपने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य को डिकोड करने का प्रयास किया, तस्वीर जनता के सामने रखी, और जनता आज बहुत समझदार हो चुकी है। आपने अपने कीमती समय निकाला, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों पर जो इनसाइट्स है उस पर बात किया, आपका बहुत थैंक यू वेरी मच सर।